अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों का प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर छात्रों का जो अलग अलग मुद्दों पर क्रोध देखने को मिल रहा है, वो क्या है? क्या वो वाकई व्यवस्था से परेशान हाल छात्रों का अपनी बातों को रखने का तरीका वो इन दिनों सामने दिखाई दे रहा है? ये कोई एक ट्रेंड है जो चल पड़ा है और कई बार ऐसा होता है कि किसी खास तरह की चीजें किसी खास पैटर्न में कुछ खास समय तक आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, ये उसी का एक हिस्सा है? या फिर ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो जो तमाम अहम मुद्दों को उठाने वाले लोगों को अपना मोहरा बनाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं, ये उनकी तरफ से किया जा रहा कोई सियासी प्रयोग है? ये क्या है? छात्रों का क्रोध क्या है? ये क्या नया सियासी प्रयोग है? आज की अड़ी इसी पर हमारे साथ तमाम स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे जिनके साथ हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ एक चीजें अगर हम आपस में उसकी बात कर लें, मैं आपके सामने वो रख दूं, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव, एक पृष्ठभूमि तैयार होगी जिसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले ये देखिए, देश के कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक प्रदर्शन। पटना में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। उधर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। ये बड़े प्रदर्शन आज बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। बाकी के राज्यों में कहां-कहां क्या-क्या हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। बीते दिनों आपने ये भी देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हुआ, आपने ये भी देखा रांची में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, और अब आप देख रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। छात्रों की ये उग्रता, छात्रों का बाहर आना और आंदोलनकारी के तौर पर बाहर आना और ये रुख अख्तियार करना, ये क्या बता रहा है? यही समझने की आज की अड़ी में हमारी कोशिश है। यहां आप देख रहे हैं पटना की भी तस्वीरें और साथ में आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें। ये परीक्षाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की जो खामियां या गड़बड़ियां छात्र उठाते रहे हैं, क्या वाकई नाक के ऊपर पानी चला गया है और इसीलिए आप ये सब देख रहे हैं? ये क्या है? इसको कैसे समझा जाना चाहिए? वही आज की अड़ी का मुख्य विषय है। अब जरा ये भी देखिए, छात्र प्रदर्शन व्यवस्था परिवर्तन। पटना, बिहार में छात्रों की मुख्यमंत्री आवास घेराव की कोशिश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया। मध्य प्रदेश, सिवनी, स्कूली छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का प्रदर्शन। IIT दिल्ली छात्र सुसाइड केस में छात्रों का प्रदर्शन। ये तमाम जगहों पर ये जो गुस्सा, ये जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं? इसके जड़ में क्या है? क्यों ये दिखाई दे रहा है? यही समझने की कोशिश। लेकिन पहले देखिए कि प्रदर्शन हो क्यों रहा है। अब अलग अलग जगहों पर जो मैंने आपको अभी नटशेल में बताया उसको थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूं। पटना में क्या हुआ? छात्र संगठनों और प्रतियोगी परीक्षा मंच का संयुक्त आंदोलन पटना में देखने को मिला। कल जो इसके संदर्भ में खबर थी वो हमने आपको बताई थी, जहां पर एक टिप्पणी कर दी गई थी अधिकारी की तरफ से और उसको लेकर खासी नाराजगी थी। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। डाक बंगला चौराहे के पास छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गईं। छात्र बिहार सरकार और परीक्षा कराने वाले बोर्ड से यहां नाराज हैं। 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। BPSC प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम TRE-4 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव के खिलाफ भी विरोध किया गया है। अब जरा लखनऊ की तरफ चले आइए, उत्तर प्रदेश की तरफ चले आइए। बिहार के बाद लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम आवास का घेराव किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद छात्रों ने आंदोलन को समाप्त किया। भर्तियों में वेटिंग लिस्ट और कैंडिडेट के विड्रॉल के विकल्प की मांग को भी इसमें रखा गया। अब उधर मध्य प्रदेश का जो जिक्र किया था वो क्या है वो भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में सिवनी छिंदवाड़ा मार्ग पर जैन अल्फा ने चक्का जाम किया। उनकी मांग है कि स्कूल जाने वाले कच्चे रास्ते को पक्का किया जाए, क्योंकि इससे स्कूल पहुंचने में उनको खासी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली में जो मैंने आपको बताया,
आईआईटी में आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। डीन और विभागाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग पर छात्र अड़े रहे। एमएससी फिजिक्स के छात्र के सुसाइड केस को लेकर छात्रों का यह प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। और दिल्ली में ही विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी देखने को मिला। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, ये इसमें गड़बड़ियों का आरोप लगा। एफएमजीई के परिणाम में कम पास प्रतिशत को लेकर नाराजगी जताई गई। ये जो तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग या कई बार समानांतर रूप से अलग अलग विषयों को लेकर, लेकिन छात्र ही आंदोलनरत हैं अलग अलग आयु वर्ग के, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों का नजरिया पहले ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही सधे अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर नमूदार दिखाई देंगे कांग्रेस की तरफ से। एजा यादव आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी। अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और डॉक्टर अरविंद जैन पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ, आपसे, आप इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों की तरफ से इस आक्रोश को कैसे देखते हैं? दिनेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी छात्र या कोई भी वर्ग अगर कोई अपनी बात को रखता है तो सरकार उसको सकारात्मक तरीके से देखती है और उसके समाधान की तरफ ही वो अपना ध्यान आकर्षित रखती है। पर मूल विषय ये है कि क्या ये छात्रों का प्रोटेस्ट है या फिर इनको कोई लोग छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब आपने बिहार का जिक्र किया, आज का प्रोटेस्ट आरजेडी का प्रोटेस्ट था, तेजस्वी यादव की कॉल थी। क्या तेजस्वी यादव छात्र है? मैं ये पूछता हूं। अगर तेजस्वी यादव छात्र नहीं है और विपक्ष इस आंदोलन को कर रहा है तो आरजेडी अपने नाम पर इस आंदोलन करने को क्यों घबराएगी? उनको कहना चाहिए आरजेडी का आंदोलन है, छात्रों के लिए है। पर ये जो एक देश में फैशन बनाने की कोशिश है कि हम छात्रों का नाम आगे रखें, पीछे रह करके सारी प्रकार की गड़बड़ियां करें, सेलेक्टिव चीजों को उठाएं, देश में नैरेटिव मेकिंग का काम करें, यह सफलता का रास्ता नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष ने लंबे समय से अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बचाने के लिए इस नए तरीके को पकड़ा। पर देश का युवा भी जानता है, देश के समाज भी जानता है, सर्व समाज जानता है कि युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए अगर ढांचागत किसी ने कोई काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया, और वो काम लोगों को दिखता भी है, महसूस भी होता है। अगर देश में आज मेडिकल कॉलेजेस का, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए कोई आंदोलन हुआ तो लोग ये बात भी जानते हैं कि 50,000 की मेडिकल सीटें देश में बढ़कर के 1,40,000 हो गई। डबल डॉक्टर होने लग गए, कभी भी नहीं थे। आप उसी चीज को इमेजिन करिए कि अगर आज हम 2014 की स्थिति में होते तो केवल 50,000 नीट की सीटें थी, आज 1,40,000 हैं। कहीं 38,000 नीट पीजी की सीटें थी, आज 78,000 हैं। नहीं, इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वह वैसा क्यों नहीं है कि विपक्षी पार्टियां अगर किसी तरह का कॉल दें तो उनकी बात बेअसर हो जाए, कोई बाहर ना निकले? आप ये जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आती हैं, कॉल देती हैं और उनके साथ लोग जुड़ते हैं, तो इसको जो आप कह रहे हैं कि असल में इसमें एक आपको पॉलिटिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ऐसा है भी तो क्या यह गलत है? क्या एक नॉन इशू को इशू बनाया जा सकता है किसी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से? नहीं दिनेश जी, मैं इसके पॉलिटिकल पैटर्न को गलत नहीं बता रहा हूं या किसी विपक्षी पार्टी के आंदोलन करने को गलत नहीं बता रहा हूं। मैं विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने नाम को छुपाने को गलत बता रहा हूं। मेरा तो सीधा प्रश्न है, अगर 25 तारीख को तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट की कॉल देंगे तो आरजेडी का नाम इतना बुरा है क्या कि वो ये नहीं कह सकते कि आरजेडी आंदोलन कर रही है? हर जगह छात्रों के नाम को आगे रख के, अपने आप को पीछे रख के क्या गलत करने की मंशा है? मैं ये पूछता हूं। छात्रों का आंदोलन छात्रों का होता है, आरजेडी का आंदोलन आरजेडी का होता है। इसमें दोनों को इसमें आरजेडी वाले अपना नाम को छुपाएं, उसकी क्या आवश्यकता है? अगर आप कोई अपने काम से कर रहे हैं, अभी आप टीवी 9 पर हैं दिनेश जी, आप अपने नाम से इस शो को चला रहे हैं, आप अपना नाम छुपा करके किसी और एंकर का नाम लिखेंगे क्या? कोई नहीं लिखेगा। कोई भी काम करेगा अपने नाम से सिद्धार्थ, एक बात बताइए, कॉल को लेकर नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास ये जानकारी है सिद्धार्थ, मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूं। ऊंट की चोरी छिपकर नहीं होती है, और इसमें खुद को सामने नहीं लाने के उनके अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। लेकिन क्या आप इसको गलत मानते हैं? खुद को सामने नहीं लाने को, क्या ये इन प्रिंसिपल और क्या ये राजनीति के तहत भी क्या ये गलत है?
देखिए दिनेश जी, मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। मुझे लगता है लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि उनको स्पष्टता से पता रहे, कोई भी राजनीतिक दल है वो समाज का दल है, उसको कभी भी झूठ बोलना या नाम छुपाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो ये कह सकता है कि हम दल इस वर्ग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये पहली बात। पर दूसरी बात, ये मूल मुद्दा नहीं है। मैं तो कहता हूं इसको छोड़ दीजिए, नाम को ले नहीं ले तो समाज समझेगा। आप उस मॉडल को देखिए दिनेश जी, बिहार के अंदर अगर आंदोलन हुआ, तुरंत हमने स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन कैंप्स, 3 दिन में रिडर्सल, जॉब की नोटिफिकेशन, सब कुछ तुरंत कर दिया। और झारखंड में 17 दिन तक छात्र पिटते रहे, कुछ नहीं। और वहां पर बोलेंगे कुछ नहीं, वहां आरजेडी सरकार का, आरजेडी पार्टी का मंत्री, दो महत्वपूर्ण बातें आपने कह दी। कुछ नहीं। ये ओपनिंग मॉडल का फर्क है। डिबेट को आगे फर्दर ओपन कर रही हैं। आपने ये कहा कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, कि आपके सामने क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया है, क्या आप छात्रों को मोहरा बना रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, और आपको लगता है कि आपके सामने आने से, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए उस आंदोलन को वो रंग नहीं मिलेगा, इसलिए खुद को पीछे रखते हुए नेपथ्य से आप राजनीतिक खेल रहे हैं क्या? और दूसरे, क्या आप सेलेक्टिव हो रहे हैं? ये 2 महत्वपूर्ण बातें जिनका जवाब मैं अब आरजेडी से लूंगा। इज्जा यादव। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट होता है ना, प्रोटेस्ट पॉलिटिकल ही होता है। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर इसमें लीडर्स या इवन सेलिब्रिटीज़ आकर के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका हिम्मत बढ़ता है। सरकार तो इनकी बात को सुन नहीं रही है। अगर सुन रही होती तो क्या पूरे देश भर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता? जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी में नंबर 1 है, TRE 4 एग्जाम को लेकर के हुआ, अंत में कुछ ना कुछ तो मानना पड़ा सरकार को। नहीं, लेकिन इज्जा जी, अभी भी बहुत सारे इज्जा जी, एक तो मेरे को ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है कि हर एक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। हर एक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है। कई बार प्रोटेस्टर्स को इस बात से ऐतराज होता है कि उनके बीच में, उनके मंच में कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आए। वो इससे पूरी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मत भेजिएगा, नहीं तो हमारे मंच की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी अपनी राय है, लेकिन प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है? एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही होता है ना। आंगनवाड़ी सेविकाएं प्रोटेस्ट करती हैं तो किसके खिलाफ करती है? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, जिस स्टेट के जो रूलिंग झारखंड में अगर हेमंत सोरेन है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ बीजेपी के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। नहीं, तो आप जो ये कह रही हैं उसका मतलब ये है कि दिस कैन बी बाय द कॉमन पीपल, बट एसेंशियली इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट। आप ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, जनरली आप ये कह रही हैं, लेकिन करने वाले हमेशा पॉलिटिकल हों, कॉल देने वाले पॉलिटिकल हों, यह आवश्यक नहीं होता। ये मेरे इस बात से शायद आप सहमत होंगी। देखिए, अभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट किसने शुरू किया? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया, कॉकरेज जनता पार्टी का सपोर्ट मिला, और भी कई लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है त्राहिमाम है, लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्जाम्स डिले हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी, अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, रिजाइन देने को कोई तैयार नहीं है। आखिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप, नहीं, सवाल थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, बल्कि एक सेकंड प्लीज, लेट मी कंट्रोल, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिस्टम के ही खिलाफ कर रहे हैं ना, जो लीक क्वेश्चन पेपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो नए नए सिस्टम बना रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज एग्जाम में हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जो भी नाम दे, बट इस सिस्टम के खिलाफ, जो ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, और आप देखिएगा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट में हैं, क्योंकि सबके बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, लेकिन एक चीज, नीट देना है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये रिजेंटमेंट है, बच्चे को कंपटीशन एग्जाम फेस करना है और अपना फ्यूचर। ठीक है मैम, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूं। आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कहा करने का पैसा नहीं हो, ठीक है, लेकिन ईशान त्यागी जी के पास जाते हुए मैं ये समझना चाहता हूं, ईशान त्यागी जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोनेंट हैं इस समय अलग अलग जगहों पर, क्या उनमें इतना मादा नहीं बचा हुआ है कि वो या तो विधानसभा में या संसद के भीतर इन मुद्दों को उठाएं और ये नौबत ना आने पाए कि सड़कों पर ये प्रतिकार, ये गुस्सा देखने को मिले,
ये क्यों हो रहा है कि जो बात सुलझ जानी चाहिए सिस्टम के भीतर ही भीतर, उसको अब सड़कों से भी आवाजें देकर ठीक करने की कोशिश हो रही है? आप इसको ठीक मानते हैं? दिनेश जी, सबसे पहले तो सभी को पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए दिनेश जी, क्या है कि अगर विपक्ष बच्चों के मुद्दों को उठा रहा है तो आप उसको चाहे राजनीति बोलिए, चाहे आप उसको सियासी प्रयोग बोलिए, आप उसको जिस परिभाषा आप उसको देना चाहते हैं वो परिभाषा आप आपको देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का काम है बच्चों के मुद्दों को उठाना, और जो कि विपक्ष बखूबी तरीके से कर रहा है। अब चाहे किसी भी राज्य में देख लीजिए, हमारे नेता तो राहुल गांधी तरीका जी, क्यों जो है? नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनका तो काम पूरे देश एक बार कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा इस तरीके से, फिर वो बीच में चेन ऑफ इसी अपनी बात में ही कह दीजिएगा कि सेलेक्टिव तो नहीं है। जैसे आरजेडी की बात कही गई कि वो झारखंड के मामले में चुप क्यों थे, अब अपनी बात पूरी कीजिए, अगले 40 सेकंड में कुछ नहीं बोलिए। बिल्कुल सेलेक्टिव, हाँ बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं है हम लोग। राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक जो छात्रों के मुद्दे थे उनको उठाया। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी को घर के बाहर, पीएम के घर के बाहर उनको पीटा गया, क्योंकि जो बच्चों की पिटाई हुई थी, जो बच्चों पे पैलेट गन चली थी, जो बच्चों पे लाठियां चली थी दिल्ली में, उसका उन्होंने खिलाफत करने का काम किया। इसी तरीके से संसद में हमने सरकार से सवाल पूछे, खैर सरकार ने जवाब नहीं दिया, वो अलग की बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि सिलेक्टिव तो नहीं है। भाई झारखंड में जब बच्चों पे प्रोटेस्ट हुआ, जब उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, तो राहुल गांधी जी ने उनका भी साथ दिया और अपनी ही सरकार को यह बोला, जो घटक दल हैं हमारे जेएमएम, उनको ये बोला कि आपने जो किया वो गलत किया और बच्चों की डिमांड आपको मांगनी चाहिए। और माननीय इस उनके जो पत्र का ये एक इफेक्ट था राहुल गांधी जी के, कि जो बच्चों की डिमांड थी वो एक संवाद करके हमने उसको माना और बच्चों को आंदोलन करने से हमने बोला कि आप अपना आंदोलन स्थगित करिए, और बच्चे भी इस बात को मान गए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आप ये देखिए, आप कह रहे थे सियासी प्रयोग। मैं ये पूछता हूं कि नीति आयोग की अगर रिपोर्ट आती है कि 9 करोड़ जो युवा हैं आज, वो ना पढ़ रहे हैं, ना वो शिक्षा में है, ना वो नौकरियों में है, ना ही वो कोई काम कर रहे हैं, ना ही वो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या ये सियासी प्रयोग बोला जाएगा? या फिर ये बोला जाएगा कि बच्चों के पास आज नौकरी नहीं है, बच्चों के पास आज पढ़ाई नहीं है, बच्चों के पास आज ट्रेनिंग नहीं है? क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्कीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, लेकिन इंटर्नशिप इंडिया, ये सब फेल हो गई। केवल पैसा खर्च किया, मार्केटिंग करी, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे, रील्स बनी, वीडियोस बनी, प्रधानमंत्री जी की मार्केटिंग हुई उनके माध्यम से, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज जो देश का युवा है वो बेरोजगार है। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूं, एक सेकंड, आपके आंकड़ों पे आऊंगा, कंप्लीट कर लो जी। अब नहीं, अब मुझको जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। मैं दोबारा आता हूं ना अगले राउंड में, आप बाकी की बातें आगे कर लीजिएगा। लेकिन आपने जो कहा, बस 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड लूंगा, केवल 30 सेकंड लूंगा। देखिए, एलिमेंट्री स्कूल से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके, मिडिल स्कूल से लेके, सेकेंडरी स्कूल से लेके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेके, ग्रेजुएशन से लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके, पीएचडी से लेके, नौकरियों तक जो यूथ की एस्पिरेशन है उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किल किया है, और ये युवा बखूबी तरीके से समझ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई से लेके आज आप मिड डे मील की व्यवस्था देख लीजिए, सब कुछ छोड़िए। मिड डे मील में नमक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, और ऐसी सब्जी मिल रही है कि हम और आप तो नहीं खा पाएंगे। नहीं, आज की खबर यह भी है कि कद्दू की सब्जी खा के, अब देखिए कोटा की ही खबर है कि वहां बच्चे बीमार हो गए, वो तो है, ये निश्चित रूप से अभी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर सवाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नहीं सर, सवाल यह है कि कांग्रेस ने जब रूल किया, जब अपने आप सरकारें चलाई या फिर गठबंधन की सरकारें चलाई, तो क्या उन्होंने वो मॉडल पेश किया जिसमें बेरोजगारी को लेकर, परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर ऐसे फुल प्रूफ इंतजाम रहे हों कि वो नजीरें, वो समय लोगों को याद आ रहा हो? सवाल तो ये है ना सर, क्योंकि चीजें आइसोलेशन में नहीं, कंपैरिजन में ही डिस्कस की जाएंगी ना। तो अब जरा मैं एक बात ये समझ नहीं आता हूं, लौटता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा जो आपने राहुल गांधी के संदर्भ में कहा, वो इंटेंसिटी जो दिल्ली में दिखाई देती है, सर ईशान जी सुनिए मेरी बात, आपको जो इंटेंसिटी राहुल गांधी के विरोध में दिल्ली में दिखाई देती है, क्या वही इंटेंसिटी झारखंड में दिखाई देती है? आता हूं, लेकिन अभी जरा जाने दीजिए मुझे अनुप्रिया जी के पास। बिल्कुल जेडीयू गठबंधन का महत्वपूर्ण साथी होने के नाते सबको कैसे देख रहा है अनुप्रिया जी, और क्या ये वाकई एक झटका है जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, और खास तौर से डबल इंजन के दावों को लेकर?
दिनेश जी, मुझसे पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि क्या सदन में ये चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपने कैसा सवाल पूछ लिया। नेता प्रतिपक्ष अगर जो कांग्रेस की राहुल गांधी जी है या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इनको अपने सरजमी से प्रेम नहीं है, ये अपने धरती पर रहना पसंद नहीं करते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार में मॉनसून सत्र चला 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, में नेता प्रतिपक्ष सदन में शामिल नहीं हो, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुद्दे में वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जिस मुद्दे पे मैं बिहार पे रहना पसंद करूंगी, क्योंकि बिहार के बारे में आपने पूछा है कि भाई हमारी जवाबदेही क्या है और हमारी सरकार किस तरह से सोचती है। बिहार में सरकार संवेदनशील है, लगातार छात्रों की मांग को लेकर के वो एक्टिव भी है और उनकी मांगों को मांगा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि टीआरई 4 की बात अगर मैं कर लूं, टीआरई 4 के बच्चे जिस दिन ने धरना प्रदर्शन में बैठा, उसी दिन हमारी नोटिफिकेशन निकल गई कि उनके एग्जामिनेशन के डेट्स, वो फॉर्म फिलअप के डेट निकल, एग्जामिनेशन की डेट निकल गए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कई त्रुटियां हैं, कई सवाल हैं, आप एक्सपर्ट टीम बुलाइए। हमने एक्सपर्ट टीम भी स्थापित कर दी, एक्सपर्ट टीम से बातचीत भी हो रही है। और आज जो आपके डिबेट में मैं बैठी हूँ, आज ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह घोषणा की है कि जितने भी विद्यार्थी, इनको किसी भी तरह की समस्या, वो विद्यार्थी सहयोग शिविर जो है, एक तरह से वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां बच्चे अपनी बात को रखेंगे और हर माह के चौथे मंगलवार को यह आयोजित होगा, जिसमें अपनी बातों को रखेंगे। और उसमें एक डेडलाइन भी रखा गया है कि 30 दिन के अंदर में अगर उनकी मांगों को और उनकी बातों पर चर्चा नहीं होती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सरकार वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी। हम लगातार छात्रों के हित की बात अनुप्रिया जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीतिक विषय ये इसलिए बिहार में जब इस पूरे एक तरीके से इस पूरे डिस्पेंसेशन को स्पेयर हेड कर रहा था जेडीयू मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या चीजें बेहतर थीं या कोई फर्क इससे नहीं पड़ता कि वहां पर नीतीश कुमार थे या सम्राट हैं? चीजें एनडीए के हिसाब से सेम ही हैं। दिनेश जी, 2005 के बाद से जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार रही और 20 साल तक उस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया और वर्तमान में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, ये दोनों सरकार नेतृत्व की बात ही नहीं है, दोनों सरकार हमेशा से छात्र हित की बात। और मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि 2005 के बाद में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की जिस तरह से, एक मिनट मुझे दिनेश जी समय दीजिएगा, क्योंकि हम भी बिहार पर सवाल हो रहा है, तो ये चर्चा करना बहुत सही होगा कि जिस तरह से बलगाने का प्रयास कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनका एक आध ही मकसद यही है कि वो अपनी पार्टी को कैसे धरातल पे फिर से खड़ा कर सके। क्योंकि अगर 5 दिन पहले आरजेडी के आप अगर आंदोलन को देखेंगे, वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, वहां कोई भी छात्र नहीं थे, क्योंकि उसके आंदोलन के पहले छात्रों की मांग पूरी कर दी गई है। उनके बातों को सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको मान ली जाएगी। और एक मैं लास्ट में आपको, क्योंकि देखिए 2005 के बाद जो हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह शिक्षकों की बहाली नियोजित के तरीके से की, उसके बाद में हमने उसकी गुणवत्तापूर्ण को बढ़ाने के लिए हमने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4 जिस तरह से हम लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। और बिहार वो राज्य था दिनेश जी, बात तो कोई रिजेंटमेंट होना नहीं चाहिए। आप जो बता रही हैं, इनफैक्ट सिद्धार्थ जी जो बता रहे थे कि जो किया गया है वो बहुत बेहतर है। नहीं, आंकड़े भी दिए जा रहे हैं, आंकड़े ईशान ने भी दिए। सवाल ये है कि फिर ये सब क्यों दिखाई दे। और दूसरा, बरगलाना इतना आसान होता है क्या? मैं आपके पास लौटता हूं। बरगलाना, आपने कहा कि बरगलाया जा रहा है। 1,24,000 शिक्षकों की नियुक्ति इस देश ने देखा पहली बार, ये बिहार में हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। अनुप्रिया जी, आने दीजिए आपके पास दोबारा सेकंड राउंड में अपनी बची बातें पूरी कीजिएगा। लेकिन अब एक और पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं और अरविंद जी की इसमें टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि पुलिसिंग का, और वो भी आला अधिकारी रहते हुए, शीर्षस्थ पद पर रहते हुए पुलिसिंग का उनको अनुभव है, तो मैं समझूंगा कि ये ठीक ही हो रहा है या ये सामान्य से विचलन है। जंतर मंतर हिंसा के मामले में क्या हो रहा है? दिल्ली पुलिस ने रणनीति बदल ली है। दिल्ली पुलिस ने खुफिया व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इंटेलिजेंस विंग को निर्देश भी सामने आया है। अब किसी भी प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले 10 अहम जानकारियां जुटाने का निर्देश दिया गया है। क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी? प्रदर्शनकारियों की प्रोफाइलिंग होगी, किस राज्य से कितने लोग पहुंच रहे हैं प्रदर्शन के लिए, यह जानकारी। प्रदर्शनकारियों को कैसे जुटाया जा रहा है, कौन कौन उनको जुटा रहा है, इस बारे में जानकारी। प्रमुख नेताओं और आयोजकों की उसमें भूमिका क्या है, कौन कौन सपोर्ट दे रहा है, अलग अलग तरीके के सपोर्ट, उस बारे में जानकारी। प्रदर्शन का एजेंडा क्या है, उसकी मुख्य मांगें क्या हैं, प्रदर्शनकारी कहां ठहर रहे हैं और दिल्ली में उनकी आवाजाही वाले इलाके कौन से हैं, दिल्ली में उनके लोकल कॉन्टैक्ट, स्थानीय संपर्क क्या हैं, उनका किन संगठनों से ताल्लुक है,
फंडिंग और लॉजिस्टिक व्यवस्था के स्रोत क्या क्या हैं ये भी अब देखा जाएगा। खुफिया एक तरीके से जो जानकारियां हैं उनको जुटाने का पूरा अंदाज इस सिलसिले में, उसमें एक नवाचार देखने को मिलेगा। अब ये नवाचार जायज है, वक्त की जरूरत थी इसीलिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, या यही बताता है कि अब आंदोलनकारियों को लेकर सरकार की फिक्र इतनी बढ़ गई है कि अब ये तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि लोगों के जुटान को कैसे रोका जा सके, और वो लोग जो इसमें किसी भी तरीके से मददगार साबित होंगे उनके अंदर एक एप्रीहेंशन कैसे बिठाया जाए। अरविंद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूं कि नीट के छात्रों में इस पूरे घटनाक्रम को लेके नाराजगी थी, पर परीक्षा दोबारा हो गई, तारीखें आ गई काउंसलिंग की, फिर उसके बाद जो है 20 दिन आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा। एकदम एक दिन सडनली कैसे एकदम से हिंसात्मक हो गया, कैसे पार्लियामेंट की तरफ से मार्च प्रारंभ हो गया, ये इस सबको दृष्टिगत रखते हुए, और जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस की भी आलोचना हुई, सैकड़ों वीडियो हैं जो दोनों तरफ की बातें कहते हैं, 118 से अधिक पुलिस वाले भी घायल हुए, तो स्वाभाविक है कि इस पर चिंतन करना नितांत आवश्यक था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंटेलिजेंस में गैप्स रहे, और अगर गैप रहे तो उनको भविष्य में कैसे दूर किया जाए। मैं पूर्णतः सहमत हूं, जो पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने गाइडलाइंस इशू की हैं, ये गाइडलाइंस जनरली हम लोग भी फॉलो करते हैं, जो बड़े आंदोलन होते थे उनमें हमेशा फॉलो करते थे कि कौन कौन राजनीतिक दल इसमें समर्थन दे रहे हैं, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्या इसमें पथराव इत्यादि हो सकता है, क्या इसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है, कितनी संख्या होगी, कितना बाहुबल होगा, ये पूरा, और फंडिंग कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन से राजनीतिक दलों ने इसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है, झोंक रखी है, तो ये सब किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमने आपने सब में देखा, ये महसूस किया गया कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में कहीं कहीं गैप्स थे, तभी इतना हिंसक प्रदर्शन हुआ, तभी इतने क्रिमिनल एलिमेंट्स ने जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से पहचाने गए, तभी इतने क्रिमिनल्स का वहां पे आवागमन हुआ, वहां पर उनकी मौजूदगी देखी गई, किस किस पार्टी से वो कनेक्टेड थे, चंडीगढ़ तक के देखे गए वहां पर हिस्ट्री शीटर, ये सब जो है ये चिंता का विषय है। और मेरा मानना है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया है, ऑर्डर्स निकाले हैं भविष्य के लिए, क्योंकि देखिए इस समय जो देश की राजनीति है, मेरा मानना है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जितना सर्वस्व है वो इसमें झोंक रखा है, और कोई छात्रों की आड़ में कर रहा है, कोई किसी आड़ में कर रहा है, तो इसमें पूरा असेसमेंट पुलिस की तरफ से होना आवश्यक है, जिससे कि बाद में एकदम से हमें कितनी आरएएफ की आवश्यकता। लेकिन इस तरह के कामों, इस तरह के जहां आप कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक है कि कहीं शरारती लोग और वो जो देश की स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा उसमें सेंध लगाने की कोशिश के लिए लगे रहते हैं, ये बात और है कि उनके प्रयास सफल नहीं होते, उनको आइडेंटिफाई किया जाना और वो इसका अनुचित फायदा ना उठा लें, इसके लिए ये किया जाना जरूरी है। क्या इतना ही है, या इसमें आंदोलनकारियों को सप्रेस करने, उनके अंदर डर बैठाने के लिए भी इसका उस तरीके से भी काम किया जा सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में उनको सप्रेस करने के लिए कुछ किया जाने लगे? इसको कैसे, इसको डिमार्केट कैसे किया जाएगा कि इतना किया जाना ठीक है और इसके बियॉन्ड किया जाना गलत है? इसको कतई उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये केवल इस दृष्टिकोण से है। देखिए, पुलिस जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कार्य करती है और हर पॉलिटिकल पार्टी के समय में वो मौजूद रहती है, प्रदर्शन होते हैं। ठीक है, हमें ये एसेस करना नितांत आवश्यक है कि इस बार का जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कितने लेकिन सर अब देखिए ना, ये सीजेपी ने कहा है कि 5 सितंबर को ये फिर से आंदोलन करेंगे। अब ये खबर बता देता हूं, उसके बाद ईशान भी कुछ कहने के लिए तत्पर है, सिद्धार्थ यादव के पास भी जाता हूं, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है। सीजेपी ने सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। सीजेपी का ऐलान है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक वो मार्च करेंगे। और ये क्यों? सीजेपी का आरोप है कि छात्रों को जो वादा किया गया था कि उन पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, वो अभी तक नहीं किया गया है। पीड़ित परिवारों को, मतलब जिन घरों के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली थी नीट एग्जामिनेशन के संदर्भ में, उनको अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल रही है, जबकि सरकार के वादों में शामिल था।
पुलिस लाठीचार्ज के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अभी तक तो यह भी नहीं मिला हुआ है। इसलिए 5 सितंबर को एक बार फिर से शिक्षक दिवस के दिन, क्योंकि उसका एक सांकेतिक बड़ा महत्व भी हो जाएगा, फिर से धरना प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन साथ में इधर पुलिस भी तैयारी कर रही है। और क्या यह तैयारी प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से सिस्टम के खिलाफ जायज मांग उठाने वालों के दिल में डर इंस्टिल करने के लिए है, या इस तरह के प्रदर्शनों का कहीं कोई नाजायज फायदा उठाकर कोई देश विरोधी तत्व इसका फायदा ना उठाने पाए, उनको मोहरा ना बनाने पाए, इसको इंश्योर करने के लिए यह आवश्यकता। ईशान, जल्दी से एक कमेंट आपका 1 मिनट का। अभी जैन सर को मैं सुन रहा था, बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और खुद भी मुझे लगता है कि एग्जाम क्रैक करके ही वो वहां तक पहुंचेंगे। अरविंद सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आता हूं सर, तब आप अपनी बात कहिएगा। अभी ईशान कुछ किस तरीके से एक गरीब बच्चा पढ़ाई करके, मेहनत करके, उसके माता पिता लोन लेते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं उसकी माता, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट कोचिंग में जाना पड़ता है, किस तरीके से कोचिंग महंगी हो गई है ये उनको पता होगा। और उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाता है, और अगर सर ये बात बोल रहे हैं, जैन सर ये बात बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां बच्चों की आड़ में छुप के राजनीति कर रही हैं, तो हम मानने को तैयार है, हम आड़ में छुप के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इन बच्चों के मुद्दे को उठाते रहेंगे। दूसरी बात, सर पुलिस अधिकारी रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए था कि क्या बच्चों पर पैलेट गन चलना सही है कि नहीं है। इनको यह बताना चलना चाहिए था कि क्या पुलिस मैनुअल्स में यह लिखा हुआ है कि AK-47 चला दीजिए जब बच्चों पे, निहत्थे बच्चों पर जब वो आंदोलन कर रहे हो, तो क्या AK-47 चलाना सही है कि गलत है? मैं उनसे क्या पूछ उस पर लूंगा, कार्रवाई होनी मैं चाहिए? उनसे पूछ लूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। क्या गृह मंत्री को इस पर एक बात बताइए, जिन जगहों को सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है, उन जगहों की तरफ मार्च की धमकियां देने लगना, उन जगहों के घेराव के समर्थन में ऐलान करने लगना या घेराव की कोशिश करना, क्या आप, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करने वाले राजनीतिक दल हैं, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या वो जगहें जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निर्धारित और तय हैं, ईयरमार्क्ड हैं, उन जगहों को छोड़कर ऐसी संवेदन, विधानसभा, विधान भवन का घेराव करने लगना, संसद का घेराव करने लगा, प्रधानमंत्री के घर के पास घेराव करने लगना, इस सब को आप जायज मानते हैं? मुझे याद है जब IT रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लेकर आए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो बैलगाड़ी से संसद तक गए थे। क्या वो सही था कि गलत था, ये बताइए भाई। एक सांस्कृतिक एक सांकेतिक तरीका है सरकार सदन का घेराव करना, अगर विधानसभा का घेराव करना एक सांकेतिक तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। और संविधान इसकी ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और पीसफुल तरीके से अगर छात्र मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, तो क्यों उन पे पैलेट गन चली, ये आज तक जवाब नहीं आया और देश के गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी पे प्रधानमंत्री खुद जेनजी को दिमागी नक्सल कहते हैं, गुमराह कहते हैं। उन्होंने कब ये बात कही? गालियां देते हैं। उन्होंने कब ये कहा कि वो किसके लिए ये कह रहे हैं? पंचर बनाने वाला उन्होंने कहा, उन्होंने जेन जी के लिए ये कहा, ये आप कैसे अपने तरीके से, ये अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं ईशान? लेकिन सिद्धार्थ यादव के पास मैं जाना चाहता हूं। सिद्धार्थ यादव, ये बताइए कि क्या सरकार के खिलाफ जो बातें कही जाएंगी वो संसद के भीतर हो या सड़क में, क्या उनको सकारात्मक आलोचना के तौर पर नहीं लिया जा सकता? दिनेश जी, सबसे पहले तो झूठ बोलने का प्रयास किया गया, कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल छात्रों को कहा। टोका ना प्रधानमंत्री जी ने छात्रों को दिमागी नक्सल कहा, ना किसी छात्र ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। रखी हुई टोपी तो आपने पहनी, आपके नेता चिदम्बरम ने कहा कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं। तो किसको कहा किसको नहीं कहा, बताने वाले ने खुद ही बता दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, सकारात्मक तो माना जाएगा दिनेश जी, पर पूरे सदन के सत्र को भेंट चढ़ा दिया अराजकता के, चर्चा नहीं होने दी, ये कहकर के कि हम चाहते हैं कि अमित शाह जी आए और जवाब दें। और अमित शाह जी जब जवाब देने का प्रस्ताव रखा तो उठ करके भाग गए। नहीं, लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं ना, सकारात्मक माना जाए, बैलगाड़ियां लेकर संसद पहुंचने वाला उदाहरण दे रहे हैं। लिया जाए आखिरी दिन वो ये भी कह रहे हैं कि अपने समय की बात क्यों भूल जाते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, सदन भी खत्म, आप सत्र बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं दिनेश जी, इनको बैलगाड़ी वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा था। ये पैदल चल करके आए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बात बोल लीजिएगा। आपको निशान जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आखिरी दिन चल के ईशान जी, सिद्धार्थ एकदम अपनी बारी का इंतजार करके
सुन रहे थे। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, मैं कहता हूं दिनेश जी, अगर इनको बैलगाड़ी का आइडिया अच्छा लगा, ये पैदल चल के आए, पर ईशान जी को और कांग्रेस पार्टी को यह भी जवाब देना चाहिए, जिस परिवार से, राहुल गांधी के परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे और उनमें से एक प्रधानमंत्री की हत्या प्रधानमंत्री आवास पर हुई, गेट पर हुई, जो सब सुरक्षा और प्रोटोकॉल जानते हैं, जो हर विषय की सेंसिटिविटी को जो परिवार जानता है, क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर मतलब आप बैठना बच्चों को क्या इसका आतंकवादियों से समांतर है? compare क्या कर रहे हैं। ये क्रिएटिव दिनेश जी, आइडिया है आप ये होने दे रहे हैं। आप जानते हैं कि बच्चों क्या को है, आप खालिस्तानी जानने के आतंकवादियों से बावजूद compare अनजान करवाने दे बनेंगे रहे हैं अपने और debate आप में। देश की नहीं, लेकिन सुरक्षा ये के बताइए साथ ना, खेलेंगे, ये सिद्धार्थ जी, नहीं, दिनेश जी। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं चाहते। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या ये बताइए, नहीं सिद्धार्थ जी, आप बोल रहे हैं तो बोलिए ना, आप अपनी बात में, मैं आपकी बात सिद्धार्थ में जी, कुछ नहीं बोला हूं क्या? ईशान प्लीज एक सेकंड। सिद्धार्थ जी, आप ये बताइए कि नौबत आने क्यों दी जाती है? आप अब बच्चों सीजेपी को- के लोगों से जो प्रॉमिस किया गया था, ईशान प्लीज फॉर गॉड सेक, इस तरह में बात नहीं हो पाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं सिद्धार्थ जी कि ये जो बातें, वादे किए गए थे और लिखित रूप से कहा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि ये तीनों मांगे हम मानते हैं, वो मांगे अभी तक क्यों पूरी? अब ये फिर से गुंजाइश क्यों बनाई जा रही है कि वो बातें कहकर सीजेपी के लोग फिर से दिल्ली आए और फिर कहा जाएगा ये तो देखिए ये तो गलत कर रहे हैं? तो फिर ये बातें इनको आश्वस्त किया क्यों गया था कि हम मुकदमे वापस लेंगे, हम पीड़ितों को मुआवजा देंगे, और फिर किया क्यों नहीं गया इसको? देखिए दिनेश जी, सरकार, देश की सरकार जिम्मेदार सरकार है और अगर सरकार ने कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा किया जाएगा। सीजेपी वाले भी जानते हैं, आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं और विपक्ष भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार केसेस को वापस कैसे लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे 136 को इन्वोक करके सभी एफआईआर्स को क्वॉश करेगी, उसकी बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उन्होंने लिस्ट मांगी है, सरकार लिस्ट दे चुकी है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का आज अपने नजरिए के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। कम से कम दर्शक ये फैसला कर पाएंगे कि छात्रों का ये प्रदर्शन कितना स्वतः स्फूर्त है, कितना जायज है, कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना उनकी मांगों और सरोकारों को लेकर खुद उनकी तरफ से है, कितना उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी उनकी बातों को उठाने के लिए घुली मिली हैं, उनका घुलना मिलना कितना लेजिटिमेट है और कितना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है, और कितना ये भी कि जो कंपैरिजन में दिखाया जा रहा है कि हमने छात्रों के लिए अप्रतिम काम किया है, वो पहले कभी नहीं हुआ, क्या वाकई वैसा हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं?